हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आप सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, एसएसटी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया जाए। तो आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एसएसटी का PYQ लेकर के। जी हाँ, 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये ओरिजिनल PYQ है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों का भी कुछ इसी प्रकार से मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना है। और ध्यान रहे, जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो PYQ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का होता है ना, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। तो PYQ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और सभी का आंसर भी हम लोग जानेंगे। आप सभी का भी भले सिलेबस पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आप लोग को है ना सभी उत्तर आप लोग टिक करते हुए जाइएगा मेरे से पहले पहले। और सबसे आखिर में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से आप लोगों का कितना मार्क्स आया इस 30 क्वेश्चंस में से, है ना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हमारे इस पहले सवाल के साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो सवाल है, ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है वो क्या देखने को मिलता है। देखो, फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सभी को पता है इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ। क्या बदलाव होता है? निरंकुश राजशाही का अंत हो गया, बोले बिल्कुल हो गया। गणतंत्र की स्थापना हुई, बिल्कुल हो गई। आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई, ये भी हो गई। यानी कि इनमें से सभी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रहे, ये जो 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, इससे और भी सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? जैसे 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसमें राजा कौन था? ठीक है, तो इसमें राजा कौन था आप सभी बताओ फटाफट से। तो राजा था लुई 16वां, है ना। कौन था? लुई 16वां, याद रहेगा। इसके अलावा आपको यही भी याद रखना है, जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, आप लोग से सवाल यह आ सकता है कि बताओ ये जो राष्ट्रवाद का उदय है उसकी उसकी शुरुआत कहां से हुई। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है ना, इसी से होती है ना, जो पहली अभिव्यक्ति, ठीक है, पहली अभिव्यक्ति, ठीक है, पहली अभिव्यक्ति कहने का मतलब है पहला एक्सप्रेशन, पहला बार लोगों को देखने को सुनने को मिला राष्ट्रवाद के बारे में। कब देखने को मिला? तो इसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही देखने को मिला, है ना, जो कि 1789 में ईस्वी में हुआ था। चलिए जी, इतना आप लोग को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कार्बोनरी, है ना। तो कार्बोनरी गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन था वो? ड्यूक मेटरनिक था, जोसेफ मेजिनी था, है ना, काउंट काउर था, या फिर नेपोलियन था? तो कौन था वो? हम सभी को पता है कौन था वो? जोसेफ मेजिनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जोसेफ मेजिनी है ना, ये कार्बोनरी गुप्त संगठन के सदस्य थे। लेकिन ये जो जोसेफ मेजिनी है ना, ये दो और संगठनों का, गुप्त संगठनों का इसने क्या किया था? स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जोसेफ मेजिनी ने किन किन संगठनों का स्थापना किया था? तो आपको याद रखना है ना, यंग यंग इटली, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप। याद रहेगा आप सभी को, बताओ, यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप। यूसुफ मेजिनी ने इन दोनों संगठनों की क्या किया था? स्थापना किया था, जो कि गुप्त संगठन थे, छुप छुप के काम करते थे, इसलिए इसको गुप्त संगठन बोला जाता है ना। सरकार की नजरों में नहीं आते थे ये लोग। यहाँ पर देखो, 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किस से जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? ठीक है, ये जो राष्ट्रवाद है, चूंकि अच्छी चीज हुआ करता था, लेकिन यह है ना किस से जुड़ करके 1914 में यूरोप के महाविपदा की तरफ, है ना, बड़ी परेशानी की तरफ लेकर चला गया? बताओ, साम्राज्यवाद से जुड़ करके, उदारवाद, समाजवाद, या फिर उपनिवेशवाद? तो किससे जुड़ करके? बोलेंगे साम्राज्यवाद से जुड़ करके। साम्राज्यवाद में क्या होता है? लोग अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, सभी देश ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा करना चाहते हैं ना। इसी वजह से फिर क्या होता है, 1914 में हम सबको होता है प्रथम विश्व युद्ध होता है और यूरोप का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताओ, बंकिम, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? किस उपन्यास में कर लिया था? ठीक है, मृणालिनी, या फिर रजनी, या फिर आनंद मठ, या फिर विश्व वृक्ष, है ना, विश्व वृक्ष। तो क्या किसमें शामिल कर लिया था? बोलेंगे आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग का बिल्कुल सही हुआ होगा, है ना। आप जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है ना, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। बोल रहा है ये जो अल्लूरी सीताराम राजू है,
अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, लेकिन महात्मा गांधी बोलते थे ना अहिंसा पे चलो, ये उसको उल्टा था, है ना। ये बोलते भाई अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला, हिंसा करना पड़ेगा आजादी के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये महात्मा गांधी के क्या करते थे, एक तरह से गुण गाते थे। वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से है, किस राज्य से है, क्या तमिलनाडु से है, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? कहां से है, तो आंध्र प्रदेश के गूडेन के पहाड़ियों के जो आदिवासी है ना, उनका नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ध्यान रहे असहयोग आंदोलन से भी और भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ है ना, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत असहयोग पता है 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 से होता है, और खत्म कब होता है, तो ठीक 2 साल के बाद, यानी कि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1922, ठीक है, 2 फरवरी, है ना, सॉरी 5 फरवरी ना, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, एक तरीके से इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि चौरा चौरी कांड होता है ना, चौरी, ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है, आप सभी को पता है क्या होता था ये, है ना, चौरी चौरा कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और इस घटना के बाद गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, सब याद करते हुए जाइएगा जो एक्स्ट्रा चीजें बताया जा रहा है। हाँ, ये हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, बताओ प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, उससे पहले किस फसल का आपूर्ति क्या करता था यूरोप, है ना? गेहूं का, चावल का, मक्का या फिर कपास? किसका क्या करता था? बोलेंगे सर गेहूं का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? कौन सा देश था जो विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया? ब्रिटेन था, चीन था, भारत था या फिर अमेरिका था? कौन था वो? बोले सर वो चीन था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बताओ गिल्ड्स, ठीक है, गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। ये निम्न में से क्या काम करते थे? कौन सा काम क्या करता था ये जो गिल्ड्स था? क्या काम था, क्या इसका काम था? उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। तो ये सभी काम करते थे, है ना। उत्पादक और कारीगर जो थे उसको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का भी काम करते थे, ठीक है। उत्पादकों पर नियंत्रण भी रखते थे, ठीक है। कीमत वगैरह जो होता था, मूल्य वगैरह, वो सब यही तय करते थे। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं सीधा सवाल नंबर 9 की तरफ, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग, जैसे किताबें छपती है ना, तो छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है ना। और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुश स्वाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? आखिर ये कहा था तो किसने कहा था? ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, ये बताओ। मार्टिन लूथर का है, लुई मर्सियर का है, या फिर योहान गुटेनबर्ग का है, या फिर इरेस्मस का है? किसका है? तो बोलेंगे सर ये है ना लुई मर्सियर का है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी ने कहा था, ये छापे खाने का यानी कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का ना तारीफ कर रहा था, भाई अच्छा चीज है ना, इससे क्या होगा, किताबें सस्ती हो जाएंगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, और इसकी वजह से निरंकुशवाद जो है ना वो कहीं उड़ के कहीं और ही चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। बताओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले बताओ, है ना, यूनेस्को, ठीक है, ब्रुंटलैंड आयोग, या फिर क्लब ऑफ रोम, या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो किसके द्वारा की गई थी? तो बोलेंगे क्लब ऑफ रोम। सबसे पहले यहीं पर ही, है ना, यहीं पर क्या हो गया था, व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण का वकालत यहाँ पर किया गया था, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और सवाल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि, है ना, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है ना, जैसे कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन, है ना, बताओ फटाफट से कब हुआ था, है ना, जल्दी से बताओ। रियो डी जेनेरियो, है ना, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन
पृथ्वी सम्मेलन बताओ कब हुआ था? कब हुआ था? बोलेंगे सर 1992 में हुआ था ना, 1992 में हुआ था। और कहां पर ही हुआ था? तो कहां पर ही, हम सभी को पता है कौन सा देश था वो, ब्राजील था। ठीक है, ब्राजील में देखने को मिला था। यहाँ पर एजेंडा 21 को सेट किया जाता है और इसमें से 100 से भी अधिक देश शामिल हुए थे। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग सही टिके होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं ना। देखो एमसीक्यूज अगर आप लोग को सब कुछ सही सही करना है ना, तो आप लोगों को किताबें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा ना हो कि आप किताबें बिल्कुल भी ना पढ़े, है ना। इसलिए किताबें भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ा कीजिए। पर्वत पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है ना। वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ये जो पर्वत क्षेत्र है, जो कि पूरे के भारत में टोटल भूभाग का 30% भाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। और पर्वत में क्या है, बर्फ से ढका हुआ आधा ज्यादा पर्वत है ना। तो ये इसका काम क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये बारहमासी नदियों के प्रवाह को क्या करता, सुनिश्चित करते हैं। बोलेंगे बिल्कुल, बारहमासी नदी मतलब जिसके अंदर 12 महीना पानी रहता है। 12 महीना पानी कैसे है? बर्फ की वजह से, बर्फ पिघल पिघल के नदी में आ रहा है। बर्फ कहां से मिल रहा है? पर्वत क्षेत्र से मिल रहा है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यानी कि घूमने, पर्यटन विकास कहने का क्या मतलब, लोग घूमने फिरने जाते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, पर्यटन बोलते हैं। तो घूमने फिरने के लिए भी ये होता है ना, लोग जाते हैं बर्फ को देखने के लिए। ठीक है, ये पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि इनमें से सभी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में ना इनमें से सभी अगर आपको देखने को मिले तो ज्यादा चांसेस होता है कि इनमें से सभी सही हो जाता है। लेकिन पढ़ लीजिएगा पूरा ऑप्शन, ऐसा ना होगा अंदाजे चक्कर एकदम ऑप्शन नंबर डी में ही टिक कर दिए, अब पता चला गलत हो गया। हर बार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर में वही होता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 12 की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको पता है टॉपर्स बैच चल रहा है मिशन 2 ऐप पर, है ना। तो आप लोग डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी दिए हुए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं, है ना। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो क्रैश कोर्स पे बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है अब तब तक शायद लॉन्च भी हो जाए। तो आप लोग अगर बाद में देख रहे हैं तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12, वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती हैं? किस प्रकार की जातियां कहलाएगी? दुर्लभ जातियां, संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां, स्थानिक जातियां। तो क्या बोलेंगे, जिसका लुप्त होने का खतरा है ना भाई, वो संकटग्रस्त जातियों में आता है ऑप्शन नंबर बी। जो पहले जो लुप्त हो चुका है ना, जिसको लुप्त घोषित कर दिया गया, जो जहां पर उस जानवर को होना चाहिए था वहां पर वो नहीं पाया गया, तो उसको लुप्त घोषित कर दिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, लुप्त जातियां बोलते हैं। ठीक है, और दुर्लभ जातियां किसको बोलेंगे? दुर्लभ जातियां किसी खास जगह पर ही पाया जाता है और उसकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी उतनी कम नहीं हो रही है, लेकिन अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो किस में चला जाएगा, संकटग्रस्त जातियों में चला जाएगा। ठीक है, और स्थानिक जातियां ये किसी खास जगह पर ही पाया जाता है, किसी खास स्थान पर ही पाया जाता है, जैसे निकोबारी कबूतर वगैरह हो गया। ठीक है, लुप्त जातियों का एग्जाम्पल में आप लोग बता दो, पता है जो एशियाई चीता है ना, एशियाई चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, कब? 1952 में, है ना। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1952 में, है ना, 1952 में एशियाई चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। वह भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, असम में या फिर उत्तराखंड में? किस राज्य में स्थित है, बताओ किस राज्य में है? बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है ना। अच्छा, आपको और भी क्या क्या याद रखना है, जैसे कि है ना, आपको ना पश्चिम बंगाल को पता है भाई, सुंदरवन, है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। राजस्थान में सरिस्का, है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ठीक है, काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा असम में। ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में देखने को मिलता है। तो ये सब भी आप लोग को याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फटाफट से बताओ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बताओ पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो 12 मासी पेयजल यानी 12 महीना पीने का पानी उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचय पर निर्भरता कम करने का काम करती है? यानी कि राजस्थान के लोग, पता है ना, छत वर्षा जल संग्रहण किया करते थे, इसको टांका बोला जाता था। तो उस पर निर्भरता कम कर दिया, है ना। अब लोग बहुत ही कम ही लोग जमा करके रखते हैं वहां पर वर्षा जल।
क्योंकि अब वहां 12 मासी पेयजल पीने का पानी 12 महीना मिल रहा है। किसके वजह से मिल रहा है? कौन सा नहर की वजह से? त्रिवेणी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, सरहिंद नहर, या फिर बाकिंघम नहर। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को, है ना, पश्चिमी राजस्थान को पेयजल उपलब्ध करा रहा है, वो भी 12 महीना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताओ, भारत की बढ़ती आबादी के साथ, आबादी बढ़ रहा है भारत का, बोलेंगे बिल्कुल बढ़ रहा है, घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के लिए निम्न में से कौन सा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? अब खाने पीने की चीज घट रहा है ना, उसका उत्पादन घट रहा है देश के अंदर, है ना, घटता खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाना, फूड, है ना, तो ये किस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है? भूमि का निम्नीकरण, ठीक है, दोषपूर्ण जलवायु, खाद्य सुरक्षा, फिर इनमें से सभी। तो ये ना खाद्य सुरक्षा, देखो यहाँ पर इनमें भी सभी था, लेकिन आपको टिक करना है खाद्य सुरक्षा, क्योंकि भाई खाद्य सुरक्षा यानी खाने पीने की सुरक्षा। अगर खाना का उत्पादन कम होगा, उसका उत्पादन घटता जा रहा है, तो भाई ये हमारा खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है ना, प्रश्न चिन्ह लगाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। भारत के बालाघाट जिले में स्थित खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है? तो किस राज्य में है? बोलेंगे आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 52% तांबा यहीं से उत्पादन होता है। इसके अलावा ना आप उड़ीसा राज्य को भी आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। ये जो राज्य है ना, ये पता है, जैसे ये मध्य प्रदेश तांबा का उत्पादन में नंबर 1 है ना, यानी कि तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। उड़ीसा में पता है बहुत सारे खनिजों का उत्पादन होता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। जैसे कि एक है बॉक्साइट, क्या है? बॉक्साइट है, ठीक है, इस बॉक्साइट को याद रखिए, ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। उसके अलावा है ना, उसके अलावा यहाँ पर लोहा, ठीक है, लोहा का भी उत्पादन यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा है यहाँ पर क्या बोलते हैं? कोयला, है ना, कोयला, ठीक है। इन सभी का भी यहाँ पर उड़ीसा में बहुत ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, इसलिए उड़ीसा को भी याद रखना है। अच्छा, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है इस बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु है, कौन सा धातु बनाया जाता है इस बॉक्साइट से? फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहे थे पिछले बार वाले, सर इस बार जो एमसीक्यू 10th में दिया है ना, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का पूछ दिया। आप लोग बताओ, क्या ये सब सारे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता को प्रभावित करता है? क्या? औद्योगिक स्थान, ठीक है। तो उद्योग अगर आपको लगाना है तो आप क्या क्या देखेंगे? क्या हम बाजार देखेंगे, श्रम देखेंगे, कच्चा माल देखेंगे, इनमें से सभी? तो बोलेंगे इनमें से सभी देखेंगे। भाई बाजार भी तो होना चाहिए, आप उत्पादन करेंगे, उद्योग लगा के उत्पादन ही करेंगे तो बाजार रहेगा तब तो उत्पादन करेंगे। श्रम, है ना, मजदूर के द्वारा उत्पादन हो जाएगा, यानी कि श्रम भी देखेंगे, कच्चा माल भी देखेंगे, कच्चा माल से उत्पादन करेंगे कोई भी चीज, यानी कि इनमें से सभी क्या होगा यहाँ पर? ये सभी क्या करती? प्रभावित करती किसी भी औद्योगिक स्थान को। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। क्या आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना? सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे होंगे। यहाँ पर बताओ, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है ना। न्यायपालिका का नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करता है। परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर देख लो, यानी दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रख रहा है। कार्यपालिका और विधायिका है ना, न्यायपालिका पर रख रहा है, और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर रख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको नियंत्रण और नियुक्ति का व्यवस्था बोलेंगे, या फिर नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था बोलेंगे, नियंत्रण और प्रतिबंध, या फिर नियंत्रण और वितरण? तो बोलेंगे इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ना, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था किस प्रकार का सत्ता की साझेदारी में देखने को मिलता है? किस प्रकार का सत्ता का साझेदारी है? ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है ना। सत्ता का क्या है? क्षैतिज वितरण, ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? विधायिका, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब क्षैतिज वितरण में देखने को मिलता है। आप लोग कमेंट में बताओ, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या क्या होता है ना, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन कौन आते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 19 की तरफ, है ना। बताओ, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना निम्न में से किसके अस्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? किसके अस्थायित्व के लिए अच्छा? देखो, सत्ता में हिस्सा देने से क्या होगा? क्या राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व आएगा, या फिर सामाजिक व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में?
तो सत्ता में अगर हिस्सेदारी देंगे ना तो राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? क्या है? देश की एकता को की सुरक्षा करना है, ठीक है, देश की एकता को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना है, इनमें से सभी। तो क्या होगा? देखो, संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में मतलब क्या मतलब है इसका कहने का मतलब, दो या दो से अधिक स्तर, है ना, दो से अधिक, है ना, अधिक स्तर, ठीक है। सरकार का दो या दो से अधिक स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि हमारा देश भी क्या है ना, यानी कि भारत क्या है, भारत भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है ना। भारत के साथ ही, है ना, यूएसए जो है ना, यूएसए यानी कि अमेरिका, वो भी क्या संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो इन सभी के लिए, है ना, इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये एकता को भी बढ़ावा देने का काम करता है। भारत में अलग अलग विविधता देखते हैं, कितना ज्यादा अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उसका भी पूरा सम्मान करता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, संघीय शासन व्यवस्था से इन सभी चीजें होती है। आप लोग संघीय शासन व्यवस्था यहाँ पर है, तो आप लोग के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था भी आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। आप लोग बताओ कौन कौन सा देश इसके अंदर आता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ एक स्तर की सरकार होती है ना, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक स्तर की सरकार, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, उसमें सिर्फ एक स्तर की सरकार यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले कौन कौन से देश, जैसे कि चीन, है ना, श्रीलंका, ये सब क्या है, ये सब क्या एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को याद होगा और भली बातें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ पढ़ते हैं फटाफट तरीके से। इन सभी चीजें आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, यूट्यूब पर भी वन शॉट हुआ है। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने क्लासेज वगैरह नहीं किया है, फटाफट से आकर के यूट्यूब में सर्च करो और देखो, है ना। बताओ, सांप्रदायिकता की समस्या कब शुरू होती है? जब, है ना, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? जन्म, समानता, धर्म या फिर लैंगिक विभाजन। देखो जी, सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है ना, ऐसा विचार, ऐसा बुद्धि लोगों का में क्या आ जाता है, जब दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा हो जाता है ना, दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा करते हैं। तो किसके वजह से सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ सकती है? जब राष्ट्र का आधार धर्म को बना दिया जाता है, किसी धर्म को बना दिया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, है ना, तब उसको सांप्रदायिकता की समस्या पैदा होगी, ठीक है। यानी कि किसी एक धर्म को हम लोग ज्यादा महत्व नहीं दे सकते, सभी को बराबर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि सांप्रदायिकता की समस्या पैदा ना हो। जैसे कि हमारा देश क्या है, हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष, है ना। क्या है? धर्म निरपेक्ष, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को, है ना, किसी एक धर्म को ज्यादा तवज्जो ना देकर के क्या किया जाता है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है ना, समान सम्मान दिया जाता है, इसको धर्मनिरपेक्ष याद रखिएगा। भारत कौन सा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, याद रखना आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। बताओ, जाति समूहों, ठीक है, देखो, जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित, है ना, धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या उसको संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, जाति व्यवस्था कहा जाता है, निरंकुश व्यवस्था, या फिर राजतंत्र व्यवस्था कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसको बोलेंगे, देखो यहाँ पर चूंकि जाति की बात हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? जाति व्यवस्था। देखो, जाति के आधार पर एक तरीके से क्या होता है, अलग मान रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जाति व्यवस्था बोल देंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, पता फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में निम्न में से कौन सा दल जाना जाता है? कौन सा दल है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल कांग्रेस, है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फिर बहुजन समाज पार्टी है? कौन सा पार्टी है? तो हम सबको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 1925 में, है ना, 1925 में एक तरीके से उसको बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885, ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? है ना, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है, 1984 में। आप लोग बताओ, बीजेपी, है ना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? ये 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। चलो जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बताओ लोकतंत्र में इस बात की पक्की, है ना, पक्की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उम्मीद करते हैं कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा यहाँ, है ना। अब बताओ लोकतंत्र में इस बात की पक्की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? पारदर्शिता बोलेंगे, अस्पष्टता बोलेंगे, दूरदर्शिता बोलेंगे, स्वतंत्रता बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पारदर्शिता, है ना, ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे। यानी कि देखो जैसे कि शीशा होता है ना, शीशा कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से उधर पूरा दिखता है। यानी सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे कानून बना रही है, सारा नियम कानून का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, वो पूरा जनता को दिखना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट की तरह दिखना चाहिए, है ना। जनता कुछ भी चाहे तो जान सकती, पता कर सकती, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शिता बोलेंगे। और लोकतंत्र में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पारदर्शिता, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताओ किसी भी तरह से, है ना, किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार का इच्छा और पाना चाहता है? यानी कि देखो अतिरिक्त आय, ज्यादा से ज्यादा इनकम, ज्यादा से ज्यादा पैसा तो लोग चाहता ही है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चाहता है? क्या वो सामाजिक समानता चाहता है, स्वतंत्रता और सुरक्षा चाहता है, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा चाहता है? इनमें से सभी बोलेंगे, इनमें से सभी चाहता है ना। आय के अलावा भाई स्वास्थ्य और शिक्षा भी चाहिए, स्वतंत्रता और सुरक्षा भी चाहिए, सामाजिक समानता भी चाहिए, यानी सभी को बराबर का अधिकार चाहिए, है ना। तो इसका डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बताओ भारत में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब है ना, जीडीपी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? यानी जीडीपी का मापन कौन करता है, कौन नापता है भाई किस इस देश का जीडीपी क्या है? सो है ना, क्या योजना आयोग नापता है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, आखिर कौन मापता है जीडीपी को? तो बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं, है ना। देखो यहां पर समझिएगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को हो चुका है। बताओ वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या उसको कृषि क्षेत्रक बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्रक बोलेंगे, संगठनात्मक क्षेत्रक बोलेंगे, सेवा क्षेत्रक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वस्तुओं के बजाय क्या है? सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, क्या बोलेंगे उसको? सेवा क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, आप लोग से सवाल ये भी पूछा जा सकता है, बताओ सेवा क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्रक बोला जाता है? तो सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्रक बोलते हैं, है ना, तृतीयक क्षेत्रक या क्षेत्र बोलते हैं, याद रहेगा। औद्योगिक क्षेत्रक, है ना, किसको बोलते हैं? बोलेंगे सर द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, कृषि क्षेत्र किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना, ये सब आप लोगों को पता है। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आता है, और साथ में पशुपालन वगैरह जो होता है ना, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। आप लोग बताओ सेवा क्षेत्र में, है ना, इसका कुछ एग्जाम्पल बताओ आप लोग, है ना, फटाफट से एग्जाम्पल कुछ आप लोग को बताना है। कौन कौन सा कार्य इसके अंदर आएगा सेवा क्षेत्र में, यानी तृतीयक क्षेत्रक में आएगा? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, कर्जदारों के लिए ब्याज और, ठीक है, प्रतिभूति दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के में अंतर बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं? यहाँ समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रतिभूति दाताओं लिख दिया गया है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है? ये जमा करता है। ठीक है, जमा करता, ये जो पैसा बैंक में जमा करता है ना, पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक वाला आपको क्या देता है? आपको ब्याज देता है। क्या देता है? आपको ब्याज देता है, आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और बैंक से बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कर्जदार बोलते हैं। तो ये कर्जदार बैंक को क्या देते हैं? ब्याज देते हैं। तो ये लोग जो इतना ब्याज दे रहे हैं और बैंक वाला जो हमें ब्याज दे रहा है, इसके बीच का अंतर क्या है? हमें ब्याज वाला कम ब्याज देता है, इससे ज्यादा ब्याज लेता है, तो इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? क्या विनिमय, ऋण की शर्तें, बैंकों की आय, या फिर विलंबित भुगतान, क्या कहलाता है? बोलेंगे सर वो तो बैंकों की आय है, बैंकों का आय का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, क्या बताना है भाई, अगर आप लोग जैक बोर्ड से हैं तो आपको है ना इस व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। जैक बोर्ड M2 के नाम से है, सर्च करिएगा आ जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना भी अपडेट आता है
ठीक है, जैकबोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं इसी चैनल में आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बाकी के सवालात को भी देख लेते हैं, आखिर कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? सस्ता विनिर्माण केंद्र, सस्ता मैन्युफैक्चरिंग, है ना, यानी कि सबसे कम पैसा में मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ पर होता है? चीन में होता है, इंग्लैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, या फिर अमेरिका में होता है। कहाँ होता है? बोले सर चीन में ही तो होता है। सस्ता सस्ता फोन ये चाइना वाला सस्ता खिलौना बना देते हैं, बहुत ज्यादा सस्ता बनाते हैं, इसलिए चीन को क्या बोला जाता है? सस्ता विनिर्माण केंद्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 30, सबसे आखिरी सवाल। आप लोगों को बताना है कितना क्वेश्चन इसमें से सही हुआ है। ठीक है, बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों में होती है? किन दो रूपों में होती है? हमारे बाजार में भागीदारी किन दो रूपों में होती है? उत्पादक और निर्धनता, उत्पादक और बेरोजगारी, उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक और व्यापारी। तो किन दो रूपों में होती है? बोलेंगे सर उत्पादक और उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो उत्पादक कौन होता है? जो वस्तुओं को उत्पादन करता है, उत्पादन करके बेचेगा। और खरीदता कौन? उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम और आप खरीदते हैं। हमारा क्या वर्ग है? उपभोक्ता। और जो वस्तुओं को बना रहा है उत्पादक। तो बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में क्या होता है? हमारी भागीदारी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा और ज़्यादातर उत्तर आप लोग को सही हुआ होगा, है ना। आप लोग बताइएगा आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। और अगर इस तरह का सेशन चाहिए तो सेशन को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बाकी का वीडियो भी तो चाहिए, बाकी सब्जेक्ट के भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। और सिर्फ ये 2026 का 25-24, है ना, और भी पीछे वाला जो साल का क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो लाइक बिल्कुल करें, है ना। ठीक है, तब तक अपना रखिए ख्याल। मैं मिलता आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।